हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक या फिर इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 के आखिरी कंसेप्ट के ऊपर। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं 9667836336। और दूसरी बात, भाई किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आ जाए इस सीरीज के अंदर या फिर किसी वीडियो के अंदर, तो आप वो भी इस व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। सीरीज के एंड में मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स के ऊपर वीडियोस बनाई जाए। आई बात समझ में? और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। तो आज हमें पढ़ना है लेसन नंबर 1 का आखिरी टॉपिक, जो हमारा इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स का आखिरी टॉपिक होने वाला है, जब हम क्या समझेंगे इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर के बारे में। अब आते इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके बारे में हम डीप में समझेंगे। हमने एक बात तो समझी थी कि इकोनोमेट्रिक्स जो है वो 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और मैथ्स। ठीक है, अब तीनों को मिक्स करके हम खुद तो मॉडल्स बनाएंगे नहीं ना, खुद तो बनाएंगे नहीं, तो टूल्स होते हैं, कुछ टूल्स है, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखे हैं हमने, जिनको यूज करके ठीक है हम क्या करते हैं इकोनोमेट्रिक्स को फाइंड करते हैं, फिर उसे हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं टूल कौन कौन से हैं। तो पहले समझते हैं इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ गेटवे टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या करने के लिए हेल्प करता है? हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियल लाइफ में यूज करने में हेल्प करता है ऑफ स्टैटिकल मेथड, किसको? स्टैटिकल मेथड को इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऑफरिंग पावरफुल टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, जो हमारी हेल्प करता है। आपने सुना होगा ना डाटा एनालिसिस की जॉब होती है एक, ठीक है, ये भी एक स्किल होता है। डाटा एनालिस्ट हो गए, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, तो ठीक है, तो डाटा का एनालाइजेशन करना या फिर डाटा का एनालिसिस निकालना, ऐसे टूल्स को डेवलप करता है हमारा, किसकी हेल्प से? इकोनोमेट्रिक की हेल्प से। ठीक है, मॉडल एस्टिमेशन हो गया, यानी कि मॉडल को बनाना, ठीक है, एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और उसको टेस्ट भी करना। हम सब जानते हैं, मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बात की थी प्रीवियस वीडियोस में, जहां पे मैंने समझाया था कि पहले हम किसी भी टूल को बनाते हैं, किसी भी मॉडल को बनाते हैं, किसी भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेके, फिर उस मॉडल को हम लोग टेस्ट करते हैं। रियल लाइफ में अप्लाई करने से पहले एक छोटे से हिस्से पे टेस्ट करते हैं। जब वो टेस्ट हमारा सक्सेसफुल होता है तब हम उसे क्या करते हैं, पूरे लेवल में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? और अगर टेस्ट फेल हो जाता है फिर हम देखते हैं दिक्कतें कहां थी, उसे वापस रिजोल्व करते हैं, फिर दोबारा टेस्ट करते हैं, और अगर फिर टेस्ट हमारा क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, तब हम उसे अप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो कुछ हमें वो पढ़ने हैं। तो इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एक तो इंप्लीमेंटिंग इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स, ये हमारी हेल्प करता है इकोनोमेट्रिक्स टेक्निक्स को हेल्प करने के अंदर। ठीक है, अलाउइंग इकोनॉमिस्ट्स एंड रिसर्चर्स टू मैनिपुलेट डाटा, ये हेल्प करता है किनकी? इकोनॉमिस्ट्स की, या फिर जो रिसर्चर्स है जिनका काम ही क्या है स्टैट को लेकर रिसर्च करना, इकोनॉमिक्स को लेकर रिसर्च करना, उनकी हेल्प करता है। ठीक है, किन चीजों में? डाटा के मैनिपुलेशन में, यानी कि डाटा को देख के कैलकुलेशंस करने में, विजुअलाइजेशन में। देखो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड विजुअलाइज, ठीक है, रिजल्ट एफिशिएंटली। ठीक है, ताकि जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे से आए। क्या पता है हमें भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने पड़ेंगे? कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है, वो भी थ्योरी पढ़ रही है पूरी बुक में, आराम से पूरा मजा आने वाला है। ठीक है, और रट्टा मार रहा है आराम से बैठ के। आई बात समझ में? और उसका भी मैं तरीके बताऊंगा कि इस टॉपिक्स को पढ़ने कैसे हैं, क्योंकि एग्जाम में चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो याद के सर को वो भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या आता है? अब इसके अंदर हमारे पास 5 तरह के सॉफ्टवेयर में पढ़ने हैं। ईव्यूज, ठीक है, GRETL, आर सॉफ्टवेयर, स्टेटा, ठीक है, एक्सेल। आई बात समझ में? तो आगे समझते हैं। तो आप इसे ग्रेटल भी पढ़ सकते हो, वैसे तो इसकी अपनी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, इसलिए मैंने इसका नाम अलग लिया। ठीक है, स्टेटा और एक्सेल। तो ये हमारे 5 सॉफ्टवेयर है। मैं सिंपल सा बताऊं ना, तो आपको सॉफ्टवेयर याद कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के अंदर। जैसे मान लो आपको एग्जाम में ये बोल दे कि भाई सारे के सारे सॉफ्टवेयर बता दो, मतलब किसी भी 5 सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दो, पहले ये बताओ इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहां से मैं क्वेश्चन अगर पूछूं तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, आप उसको डिफाइन कर दोगे, फिर पूछे कुछ एग्जाम्पल्स दो, 4 या 5 एग्जांपल दे दो। और सवाल अगर मान लो 8 नंबर का गया तो कम से कम 4 या 5 एग्जांपल देने पड़ेंगे। तो आपको सॉफ्टवेयर डिफाइन करने हैं। जैसे ये 5 सॉफ्टवेयर है, इन सबको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। फिर आप इन्हें डिफाइन करोगे। अब डिफाइन करते हो तो कुछ चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ही ध्यान रखने होते हैं। एक तो पहली बात, इसे यूज किस लिए करते हैं? ठीक है, यूज किस लिए करते हैं, और वो बनाया किस लिए गया था, मतलब उसका मेन काम क्या है। यूज किस लिए करते हैं, मेन काम क्या है उसका। ठीक है, और क्या नाम है, उसे यूज कौन कौन करता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जनरली जो भी डाटा आता है या फिर जो भी ये मेथड है उसको यूज कौन करता है? रिसर्चर यूज करते हैं, रिसर्चर यूज करेंगे या फिर इकोनॉमिस्ट्स यूज करेंगे। आई बात समझ में? तो यही लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ईव्यूज। अब पहला हमारा टॉपिक क्या है? ईव्यूज।
EBUs stand as a comprehensive econometric software package Renaud। अब एक comprehensive econometric का मतलब क्या होता है, जो एक easy method है, मतलब easy econometric software है यूज करने के लिए, ठीक है। Renaud from its robustness, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारी हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस में, ठीक है। एंड इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग, और किस चीज में हेल्प करता है, इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है ना रिबस्टनेस, इसका मतलब सिंपल सा है, ठीक है, ये एक नाउन है अगर मैं बताऊं तो, पर हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी, ठीक है। तो इसका सिर्फ मतलब क्या होता है कि कंडीशनल है, कंडीशन है हमारी, हेल्प करता है, ठीक है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में और इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग में इट ऑफर्स, ठीक है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। किस में हेल्प करता है हमारी, ठीक है, एक तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाने में, फैसिलिटेट करने में, फैसिलिटेटिंग डाटा मैनेजमेंट, किसमें, डाटा को मैनेज करने में, एस्टिमेशन ऑफ वेरियस इकोनोमेट्रिक मॉडल्स एंड इनसाइटफुल इन प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो ध्यान रखना, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि पहली बात तो ये पढ़ा हमने, ये सॉफ्टवेयर है क्या, इसका काम क्या है। एक तो पहले टाइम सीरीज को एनालाइज करना, ठीक है, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स बनाना, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें ऑफर करता है, जैसे कि क्या, डाटा मैनेजमेंट, फैसिलिटेटिंग डाटा मैनेजमेंट, एस्टिमेशन ऑफ वेरियस इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, एस्टिमेट करना किनको, जो भी हम वेरियस इकोनोमेट्रिक मॉडल यूज करें उन्हें, ठीक है, उनकी जांच पड़ताल करना, ठीक है, उनका अनुमान लगाना, ये काम इसका है, इस सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, स्पेशलाइजेशन इसकी क्या है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है इस पॉइंट में कि भाई वो सबसे ज्यादा कहां पे यूज किया जाता है, उसकी स्पेशलिटी है, बाकियों से क्या अलग है उसके अंदर। तो ये हमारा होता है हैंडलिंग टाइम सीरीज डाटा, ये हैंडल करता है टाइम सीरीज डाटा को, ठीक है, टाइम सीरीज एक तरह का डाटा होता है, उसको हैंडल करता है। अनेबलिंग यूजर्स टू परफॉर्म अ वाइड एरा ऑफ टास्क, और ये यूजर्स को हेल्प करता है किसमें, कि वो वाइड लेवल पे टास्क को परफॉर्म कर सके, टास्क फ्रॉम बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैट एंड एडवांस फोरकास्टिंग। अब ये बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैट का मतलब क्या होता है, वो स्टैट, ठीक है, जो सिर्फ एक तरह से थ्योरीज में लिखी हुई है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, ठीक है, टू एडवांस फोरकास्टिंग, ताकि हम एडवांस लेवल क्या कर सके, फोरकास्ट कर सके। फोरकास्ट यानी कि इंटरप्रेट करना चीजों को, फोरकास्ट मतलब होता है ये एक तरह से मैं बोलूं प्रेडिक्शंस करना, फोरकास्ट करना, ठीक है। फोरकास्ट एंड पैनल डाटा एनालिसिस, पैनल डाटा एनालिसिस, तो इन चीजों में हमारी हेल्प करता है, इन चीजों में से क्या है, स्पेशलिटी है। आई बात समझ में, आपको ना बताऊं तो सिंपल सी बात है, ये 5 सॉफ्टवेयर है ना, 500 में ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स लिख के आने हैं, जो पॉइंट हमने फर्स्ट में लिख दिया ना वही 500 में लिख के आने हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है 500 सॉफ्टवेयर में, ठीक है। बस दिक्कत क्या है, सॉफ्टवेयर अलग अलग है। आपने देखा होगा ना कि हम लोग जब डेली लाइफ में काम करते हैं तो हम लोग एक ही चीज को परफॉर्म करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है तो मैं 2 या 3 ऐप यूज कर सकता हूं जो फेमस हो, ठीक है। फोटो खींचनी हो उसके लिए अलग एप्स होते हैं, वीडियो शूट कर रही हो उसके लिए अलग एप्स होते हैं। आई बात समझ में, तो ऐसे ये सॉफ्टवेयर है, इकोनोमेट्रिक चीजों को अप्लाई करने का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आपको मेनली सारे ये जो पॉइंट्स है ना हमने फर्स्ट में पढ़े सारे में लिखने हैं, ठीक है। अगर बस कुछ चीजें और समझ लेते हैं, जैसे स्टेटा है, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स में, जैसे यूज फॉर, किसने में से यूज करते हैं, डाटा एनालिसिस, ऊपर भी जो ऊपर वाला सॉफ्टवेयर था हमारा ईव्यू, उसको भी इसलिए यूज करते थे डाटा एनालिसिस के लिए। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, उसको भी यूज करते थे। विजुअलाइजेशन इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है हमारी, ठीक है, और खासकर इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट जो थे वो हमने इसमें भी पढ़े थे, इसके लिए भी। इसके बाद क्या था हमारा, ठीक है, GRETL, ठीक है। इसमें क्या है, ग्न्यू रिग्रेशन, ये टाइप होता है रिग्रेशन का, बाद में डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स एंड टाइम सीरीज लाइब्रेरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म ध्यान रखना। इज अ यूजर फ्रेंडली, ठीक है, इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर। क्या यूजर फ्रेंडली इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर है, डिजाइंड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। किसका डिजाइन किया है, ध्यान रखना, यूज फॉर, मैंने कहा था ना जब भी कोई सॉफ्टवेयर आएगा तो उसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना कि यूज किसके लिए करते हैं और यूज करता कौन है, और उसकी मेन स्पेशलिटी किस चीज में है उस सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, ये भी किसने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, इकोनोमेट्रिक के मॉडल्स बनाने में और टाइम सीरीज की एनालिसिस करने में, ठीक है। फिर एक आता है आर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आर सॉफ्टवेयर, आर का मतलब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आर एक एज नाम यूज किया गया है। आर सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स, ये इसमें काम करता है हमारा, ध्यान रखना। इसका एक स्पेशल काम है, वो क्या, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। ये डिफरेंस समझा रहा हूं बाकी सबसे इसका, क्योंकि बाकी सब कंप्यूट करने का काम नहीं करते, पर ये काम करता है। बाकी सब क्या करते हैं, सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ये कंप्यूट करता है। कंप्यूट यानी कि अगर कोई कैलकुलेशन आ गई, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आ गई, उसको सोल्व करने में हेल्प करता है। एंड ग्राफिक्स का काम है इसका। इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज, ठीक है, ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ये किसका
ये क्या प्रोवाइड करता है, वाइड रेंज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की जो भी टेक्निक्स हम स्टैट्स में यूज करते हैं वो सब इस सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर सकते हैं। एंड डाटा एनालिसिस, डाटा को एनालाइज भी कर सकते हैं और विजुअलाइज भी कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट हमारे प्रीवियस उसमें भी थे हमारे पास प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स में। एंड कैपेबिलिटीज, मेकिंग इट पॉपुलर अमंग रिसर्चर्स, ये सारी चीजें है ना ये इन्हें पॉपुलर बनाते हैं किसको लेके, ठीक है, अमंग रिसर्चर्स, स्टैटिस्टिशियंस एंड एनालिस्ट्स। बस ये तीन ही लोग तो हैं जो मेनली यूज करेंगे। कई बार कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे तो स्टूडेंट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई प्रैक्टिस के लिए, या फिर जो ज्यादातर रिसर्च करने वाले होते हैं स्टैट्स के अंदर वही इन सॉफ्टवेयर को करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स थे, ठीक है। एक्सेल के बारे में मैंने नहीं बताया, एक्सेल के बारे में आप सेम वही जो फर्स्ट पॉइंट में था वही डिटेल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, वही है। मतलब पांचों सॉफ्टवेयर जो है मेनली, ठीक है, थोड़ा बहुत जो काम अलग था एक तो वो इसका था, ध्यान रखना इसका थोड़ा सा काम अलग था, ठीक है। तो ईव्यूज, ग्रेटल, आर्टफोर्ड, डाटा ऑलमोस्ट सबका सेम काम है, ठीक है, मेनली सबका सेम काम है, लेकिन डिफरेंस जो है ना वो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। तो डिफरेंसेस ध्यान रखना, इसलिए मैंने ना कुछ पॉइंट्स अलग से लिखे हुए हर एक डाटा के ऊपर, तो वो ध्यान रखना हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो ध्यान रखना अच्छे से, ताकि जो डिफरेंसेस हैं उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आई बात समझ में। और भाई इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 1 खत्म हो गया है, ठीक है। मेजरली थ्योरेटिकल टॉपिक इसमें था। लेसन नंबर 2 से हो सकता है थोड़ा सा आपको मजा आना शुरू हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ा कम है, कंप्यूटर सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा है ये। आई बात समझ में। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लेसन नंबर 2 के ऊपर।